applied on the NumPy array. So NumPy is a Python package. Actually, this is the package that we are going to, we have discussed in yesterday's session, how the packages can be created, customized package can be created. So NumPy is a package, and in a package we have many inbuilt functions, and it stands for numerical Python, and it was created in the 2005 by Travis, and it is also a free package. It is a free package available in the open source project. It is a core Python library used for working with the arrays and for scientific computing. It also has an inbuilt function for working with the linear algebra, Fourier transforms, matrices, the data science. In case of a NumPy, storing the value is done by n-dimensional array. It means we can store n-dimensional data in a NumPy. So there is no restriction that we can store only a one-dimensional value. जैसा कि लिस्ट केस में हम वन डायमेंशनल डाटा स्टोर कर रहे थे, NumPy एरे के केस में वन डायमेंशनल डाटा स्टोर करना कोई कंपल्सन नहीं है. We can store n dimension of values. So this data is stored in a ND array. ND means n dimensional array, which is in the form of rows and columns. So NumPy arrays are stored in a continuous place in a memory for fast access and processing. NumPy follows the locality of reference rule to store the data. NumPy के केस में जस्ट न्यूमेरिकल डाटा को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी बेस्ट मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. So we are going to see how it can be installed. So for installing a NumPy, we can use this just simple command. This is the just simple command, python -m pip install NumPy. So pip is a Python package installer. Pip is a Python package installer. So by using this pip library, we can install or uninstall a module. So we are just going to see how this is installed on the system. So आप यहाँ पे जस्ट आप cmd टाइप करें, मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है python -m pip install NumPy. इस कमांड को रन करने से पहले आपको अपने इंटरनेट को ऑन रखना होगा, बिकॉज जैसे ही हम इस कमांड को रन करते हैं ये NumPy लाइब्रेरी अपने सोर्स पोजीशन से आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा एंड अकॉर्डिंगली ये इंस्टॉल हो जाता है. तो अगर आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं या आइडियली यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट अगर आप एनाकोंडा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस दिस लाइब्रेरी इज प्री इंस्टॉल्ड. तो मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड NumPy इन पैकेज, ये पैकेज में करंटली इंस्टॉल्ड है. लेकिन अगर आप रन कर रहे हैं और आप रन करते वक्त सपोज इस टाइप का एरर आ रहा है, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. दिस मीन्स आपके पाथ में पाइथन वेरिएबल स्पेसिफाइड नहीं है. In my case, this d python 38, this path is specified in the path variable. अगर ये specified नहीं होगा तो ये कमांड भी वर्क नहीं करेगी. इन such an scenarios आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पाइथन 38 जो पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और कैसे चेक करेंगे पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है. जब आप पाइथन को रन करते हैं, फाइल सेव एज
फाइल सेव एज। तो फाइल को आप सेव एज करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये लोकेशन आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देता है किस लोकेशन पर पाइथन इंस्टॉल्ड है। किस लोकेशन पर पाइथन इंस्टॉल्ड है उस लोकेशन पर आप मूव कर सकते हैं। और इस ड्राइव पे, इस लोकेशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये पिप नाम का फाइल अवेलेबल है और ये पिप की हेल्प करता है पैकेज को इंस्टॉल करने में। तो पिप इंस्टॉल numpy। सो आप अगर आपका पाइथन कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा पाइथन माइनस एन को तो आप इस स्क्रिप्ट फोल्डर पे आके भी ये कमांड रन कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं चल रहा है तो आप पाइथन को अनइंस्टॉल कीजिए और पाइथन को प्रॉपरली कस्टमाइज मेथड के थ्रू फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर किसी को भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आफ्टर क्लास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है so I have discussed two different methods how you can install it. तो simplest method is this one, simplest method is this one। अदरवाइज आप अपने लोकेशन पर जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड है उस पोजीशन पर जाकर के भी पिप इंस्टॉल numpy स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक मेथड से आपका पाइथन इंस्टॉल, ये numpy इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो दिस विल शो दैट कलेक्टिंग numpy मीन्स डाउनलोडिंग द numpy। तो कलेक्टिंग मीन्स डाउनलोडिंग, तो इंटरनेट ऑन रखना है तो इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड द numpy लाइब्रेरी फाइल फ्रॉम द पोस्टेड रिसोर्स। और डाउनलोड करने के बाद इट विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम। आपके सिस्टम पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम। अब है कि हम चेक कैसे करें कि हमारा numpy प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। इन दैट केस आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर आप आकर लिख सकते हैं import numpy, import numpy। तो import numpy करेंगे तो अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ होगा तो ये एरर मैसेज शो नहीं करेगा। अगर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है तो अकॉर्डिंगली दिस विल शो द मैसेज दैट numpy लाइब्रेरी इज नॉट अवेलेबल। जैसे अगर हम कोई डिफरेंट नेम दे देते हैं तो इस टाइप से एरर मैसेज शो करता है दैट नो मॉड्यूल नेम्ड। अगर इसने कोई भी एरर मैसेज नहीं दिया है इट मीन्स द numpy इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। Import numpy as np। np is the short name that I have given for it। तो numpy को हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं। और अगर हमें चेक करना है कौन सा वर्जन इस सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है तो दिस इज द वर्जन नंबर 19। तो बट लेटेस्ट वर्जन आई थिंक अवेलेबल इज 21 और 22। तो आप पाइथन के वर्जन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी क्रिएट अ arrays by using the numpy। तो numpy को हमने रिनेम कर लिया एज एनपी। और एरे को क्रिएट करने के लिए ये डिफरेंट मेथड है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे जस्ट हम सिंगल वैल्यू के बेस पर एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। दिस एरे विल हैव अ सिंगल वैल्यू दैट इज 1 एंड इन दिस केस वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव 5 वैल्यूज। इस पर्टिकुलर कमांड से हम वर्जन चेक कर सकते हैं। और ये हमारा एरे 1 है और ये एरे 2 है। तो इस एरे को भी डिस्प्ले किया जा सकता है एंड इन दिस केस ये एरे लाइक अ लिस्ट ये डिस्प्ले होता है। एंड इफ
want to check the data type of this, you can take the help of this type function, and it will show that class numpy.ndArray. So ndArray is the class name for this numpy array. एन डायमेंशनल एरे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप केवल वन डायमेंशनल ही एरे स्टोर कर सकते हैं, बट यू कैन स्टोर 1 2 3 4 और 5 डायमेंशनल डाटा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है. बट मैक्सिमम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द data that we available in the business world is in the form of either 2 or 3 dimensional. बट अगर आप साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आपको 3 4 और 5 डायमेंशनल डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो फर्स्ट लेट मी सी हाउ द arrays can be created, then we will proceed further. Import numpy as np. अब हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज एक्स np डॉट एरे. और एरे में आप जो भी वैल्यूज पास करना चाहते हैं तो वैल्यूज को आपको लिस्ट या टपल फॉर्मेट में पास करना होगा. तो ये एरे हमने क्रिएट कर लिया है. तो ये सिमिलर टू द लिस्ट शो हो रहा है, बट यहाँ पर एक एरे वर्ड स्पेसिफाइड है. अब इस केस में मैंने जैसा आपको कहा था, अगर आप x+10 लिखते हैं तो सभी वैल्यूज में 10 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया. बट इन केस ऑफ अ लिस्ट सच फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल. जैसे अगर हम ये सिंपल लिस्ट ले लें 10 20 30 एंड 40 50, तो इस केस में अगर हम देखें तो y+10 अगर हम करेंगे तो एरर शो करता है. बट अगर ये numpy एरे है तो numpy एरे में कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आता है. सिमिलरली अगर हम x को 2 से डिवाइड कर देते हैं, x को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सारी वैल्यूज 2 से डिवाइड हो गई. हम x के बेस पर कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो इन दैट केस सभी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट हो गया. So we can write any expression on the basis of this numpy array. और यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग अ इंडेक्स नंबर. लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम -1 से लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि लास्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर -5 है. अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देखें तो 0 1 2 3 4, हम x4 भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड इस केस में अगर स्लाइसिंग का यूज़ करना है तो हम स्लाइसिंग की हेल्प भी ले सकते हैं. जैसे ये x एक एरे है, इसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4. सो इस केस में अगर हम फर्स्ट 2 वैल्यूज लेना चाहते हैं या लास्ट 2 वैल्यूज लेना चाहते हैं तो इस केस में भी स्लाइसिंग का जो मेथड हमारे पास था उस मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पर भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं. लाइक कॉलम 3 मीन्स 0 1 और 2 नंबर पोजीशन पे जो डाटा है उसे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. x3 कॉलन मीन्स 3 ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. 0 कॉलन दिस -2. तो अगर हम इसका नेगेटिव इंडेक्स नंबर देखें, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5. तो इसके सामने लिखा 0 से लेकर -2 से पहले. तो 0 से लेकर -2 ये है. तो स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड स्टॉप बिफोर द -2 इंडेक्स नंबर. अकॉर्डिंगली 10 20 और 30 हम यहाँ पे रिट्रीव कर पा रहे हैं. तो लिस्ट और एरे
numpy एरे सारे फंक्शंस सिमिलर हैं। यहाँ पर हम लिस्ट केस में सम वाई यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक्स जो numpy एरे है वहाँ पर भी हम सम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर y का मीन कैलकुलेट करना है तो y का मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन फंक्शन हमारे पास नहीं है। अगर numpy एरे के केस में मीन कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंगली इस केस में भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मीन इज नॉट अ इनबिल्ट फंक्शन। तो y के केस में अगर मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? y के केस में अगर मीन कैलकुलेट करना है, y मीन्स द लिस्ट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन मीन्स द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा y के केस में? सर प्लस प्लस करके, कैसे? प्लस करके। जैसे प्लस तो कर लिया, अब क्या करें बताइए? नहीं आइडिया सर। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ना, हाँ जी हाँ जी, यही ना एवरेज होता है। समझा। हाँ, तो हमने सम और लेन जो इनबिल्ट फंक्शन है उनको यूज करके ये कर पा रहे हैं। तो जो इनबिल्ट फंक्शन है वो हम यूज कर पा रहे हैं, बट numpy में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल हैं जिनको यूज करके ये सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन है जिसे हम देखेंगे, बट numpy हैज मैनी एग्रीगेट फंक्शन। सारे फंक्शंस तो कवर नहीं किए जा सकते, बट फंक्शन को कैसे यूज किया जा सकता है वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे भी क्रिएट किया जा सकता है, उसे भी हम देखते हैं। Suppose I want to store like this: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ये डाटा हमने स्टोर करना है। तो ये डाटा हमारे पास है और इस डाटा को हम स्टोर करना चाहते हैं। अगर ये लिस्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा उसमें तो डायरेक्टली ये डाटा स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट वन डायमेंशनल फॉर्मेट में ही रहता है। बट numpy एरे टू डायमेंशनल फॉर्म में डाटा को स्टोर करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो हाउ दिस टाइप ऑफ एरेज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ numpy एरे। सो हम फिर से ले रहे हैं m। m मीन्स द मैट्रिक्स, और हम np डॉट एरे से ही ये सारा एरे क्रिएट करेंगे। तो दिस इज 10, 20, 30। ये एक फर्स्ट रो की वैल्यूज हो गई। 40, 50 एंड 60 ये सेकंड रो की वैल्यू हो गई। 70, 80 एंड 90 ये थर्ड रो की वैल्यूज हो गई। ये लिस्ट हमने क्लोज कर दिया और ये एम एरे हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हमने रो वाइज डाटा स्पेसिफाई किया और उसके बेस पर हमने ये एरे क्रिएट कर लिया है। अब इस एरे में ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है,
अब इस केस में वैल्यूज कैसे रिट्रीव की जा सकती हैं? तो रिट्रीव करने के लिए इसमें जो इंडेक्स नंबर होता है वो कैसे होगा? 0 1 2 0 1 2। सो ये जो है कॉलम है, दिस इज रो नंबर एंड दिस इज द कॉलम नंबर। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए पहले रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर स्पेसिफाई किया जा सकता है। रो नंबर 1, तो रो 1 की सारी वैल्यूज हमें मिल गई 40 50 एंड 60। सिमिलरली रो नंबर 2 की सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें रो 1 और 2 चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? 1 कॉलम। सो 1 ऑनवर्ड जितने भी रो हैं उस सारे हमें एक्सेस करने हैं। सेम ऐसे ही अगर हम सिंपली कॉलम लिखते हैं मीन्स ऑल द रो एंड ऑल द कॉलम्स। बट सिंपली अगर आप रो के बेस पे ही डाटा लेना चाहते हैं तो इन दैट केस आप यहाँ पर ये रो नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, दिस इज 50। 1 and 1, row number 1 and column number 1, this is 50। अगर 60 लेना है तो हम क्या लिखेंगे? रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। सो 1 नंबर रो एंड कॉलम नंबर 2। अब अगर 90 लेना है तो क्या लिखेंगे? रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। तो जो इंडेक्स नंबर आप देते हैं उसके बेस पर वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। सिमिलरली हमें चाहिए 60 एंड 90, 60 एंड 90। तो 60 90 क्या है? कॉलम नंबर 2 बट रो नंबर 1 2। रो नंबर 1 एंड 2, कॉलम नंबर index is 2 out of bound for size 2। सो यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट तो हम एक्सेस कर रहे थे, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द रो एंड द कॉलम फॉर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम, तो आपको यहाँ पर ये इंडेक्सिंग मेथड चेंज करना होगा। तो दिस इज द रो कॉमा दिस इज द कॉलम। तो रोज कौन से हुए? 1 कॉलम 3 मीन्स 1 और 2 नंबर। कॉलम कौन सा हुआ? 2 नंबर। तो 1 और 2 रो में कॉलम नंबर 2। अब इसके से मुझे बताइए, अगर मुझे एक्सेस करना है 50 60 80 90, 50 60 80 90, तो क्या लिखेंगे? 50 60 80 90। 50 60 80 90। राम प्रसाद 00, नहीं 00 में तो 10 आ जाएगा ना। हमें चाहिए 50 60 80 90। तो रो नंबर क्या है? 1 2 और कॉलम नंबर क्या है? 1 2। ओके 1 कॉलम 3 और कॉलम के लिए भी 1 कॉलम 3। 50 60 80 90। अब मुझे एक्सेस करना है 20 30 80 90। 20 30 80 90।
20, 30, 50, 60, 80, 90 अगर करना है तब तो हम कर सकते हैं ऑल द रोज इन कॉलम नंबर 1 and 3. From this case, all the rows column number 1 to 20, 30, 50, 60, 80, 90. तो हम यहाँ पर रो और कॉलम अपने नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट अगर हमें करना है 10, 20, 30 और 70, 80, 90 जीरो नंबर रो और 2 नंबर रो, तो कैसे करेंगे? जीरो नंबर रो एंड 2 नंबर रो, ऐसे लिख सकते हैं 2 के डिफरेंस में, यानी कि जीरो के बाद 2 नंबर पे चले जाएं, तो जीरो नंबर रो और 2 नंबर रो यहाँ पर एक्सेस हो गया. तो whenever you have a non contiguous column, अगर कंटिजियस कॉलम है तब तो आप सीक्वेंस कॉलम के थ्रू कर सकते हैं. अदरवाइज मेथड क्या है? रो नंबर 0, रो नंबर 2, कॉमा 1 and 2. 20 and 90. तो इस केस में ये 0, 2 पोजीशन और 1 और 2 पोजीशन, 0, कौन सा डाटा है इसमें, 0, 1 और 2, 2. ओके, 0, 2, 1, 2. सेम डाटा है. जीरो नंबर रो एंड 2 नंबर रो. Zero and 2 number row, how it can be retrieved? केवल यही मेथड वर्क कर पा रहा है, दिस वन, नॉन कंटिजियस कॉलम के लिए 0 और 2. अदरवाइज हम कोई और मेथड से इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं.
and I want 1 and 2 number columns. So 20, 30, 80 and 90. तो हम 0 और 2 नंबर रोज के 1 और 2 कॉलम की वैल्यूज को रिट्रीव कर पा रहे हैं, बट डायरेक्टली हम कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी ये वर्क नहीं कर पा रहा है और इस केस में भी ये वर्क नहीं कर पा रहा है. ओके, सम अदर मेथड्स में भी देयर, मैं इसको देखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा. लेकिन जो हमारा ये स्टेप मेथड है, इसके थ्रू हम यहाँ पर वैल्यूज को, अल्टरनेट पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो हमने यहाँ पे देखा 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के केस में हम डाटा यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा जैसे सम मेथड है, सम मेथड को भी हम यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स के डाटा को ऐड करने के लिए, और मीन फंक्शन के थ्रू हम इसका एवरेजिंग कर सकते हैं. तो नंपाई एरे में ये फंक्शंस इनबिल्ट अवेलेबल हैं. So now we are moving to this slide. So dimension means one level of array depth. So we have 0D array. 0D array means single value. This single value is a independent 0D value. 1D array means we have multiple 0D values. जैसे कि हम यहाँ पर 10 और 20 लिखते हैं, तो 10 एक 0D वैल्यू हो गया, 20 एक 0D वैल्यू हो गया. तो मल्टीपल 0D वैल्यूज को मिला करके हम 1D एरे क्रिएट कर लेते हैं. एंड 2D एरे मीन्स मल्टीपल 1D एरेज, so 0, 20 एंड 30, 40. तो ये आपका 2D एरे हो गया. तो 2D एरे के अंदर हम देखें तो मल्टीपल 1D एरे है, मल्टीपल 1D एरे है, दिस वन एंड दिस वन, 1D एरे, 1D एरे. और 3D एरे को देखें तो इसमें मल्टीपल 2D एरे एग्जिस्ट करते हैं. जैसे 10, 20, ये एक 1D एरे हो गया, 30, 40, और ये एक एरे है 2D एरे. सेम ऐसा ही एक और 2D एरे हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये भी एक 2D एरे है, और ये कंप्लीट एक एरे फॉर्मेट में स्टोर है. तो ये 0 नंबर मैट्रिक्स हो गया और ये 1 नंबर मैट्रिक्स हो गया. तो 3D एरे के अंदर मल्टीपल मैट्रिसेस अवेलेबल होते हैं. तो इसके डाटा को भी एक्सेस करने के लिए अकॉर्डिंगली रो, कॉलम, जैसे इसके डाटा को एक्सेस करना है तो सिंपली इंडेक्स नंबर, जो भी आप इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करेंगे उसके बेस पे वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं. इस केस में एक्सेस करना है तो रो, कॉमा, कॉलम के बेस पर एक्सेस कर सकते हैं. और अगर 3D है तो उस केस में रो, कॉमा, कॉलम, देन मैट्रिक्स. आपको 3 पैरामीटर स्पेसिफाई करना होगा, रो नंबर, कॉलम नंबर एंड मैट्रिक्स नंबर. इस मैट्रिक्स का कौन सा डाटा आप एक्सेस करना चाहते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल. और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसके डाटा को एक्सेस करेंगे. तो यहाँ पर हमने जो एरे क्रिएट किया है जस्ट वो 1, 2, 3, 4, 5 है, 1 डायमेंशनल वैल्यू है. तो यहाँ पर जस्ट हम एरे, इस एरे को डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड बाय यूजिंग ndim प्रॉपर्टी. ndim मीन्स व्हाट इज द डायमेंशन. सो दिस इज अ 0D एरे. बट अगर हम एरे 2 का डायमेंशन प्रिंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 1 डायमेंशन आएगा. मीन्स ये 1 डायमेंशनल एरे है और ये 0 डायमेंशनल एरे है, 0 डायमेंशनल एरे. तो 1 डायमेंशनल में हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है और इंडेक्स नंबर को यूज करके हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. और इस केस में ये एक 2 डायमेंशनल डाटा है, 4, 5, 6.
तो ये 2 डायमेंशनल डाटा है। सो अकॉर्डिंगली इन दिस केस अगर हम एंडिम प्रिंट करते हैं तो 2 ये शो करेगा। सिमिलरली इन दिस केस एंडिम विल शो 3, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल डाटा है। 3 डायमेंशनल डाटा मीन्स वी हैव 2 matrices. We have 2 matrices within this. तो ये मैट्रिक्स नंबर 1 और ये मैट्रिक्स नंबर 2, और ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। इस टाइप के 2 मैट्रिसेस यहाँ पर स्टोर्ड हैं। तो मैट्रिक्स को क्रिएट करना, कोई भी क्रिएट करना है 0D 1D सभी में एरे फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है, और जो वैल्यूज़ आप पास करते हैं वो लिस्ट फॉर्मेट में या टपल फॉर्मेट में वैल्यूज़ पास ऑन की जा सकती हैं। और जो भी वैल्यू पास करते हैं रो वाइज पास करने के लिए, रो मीन्स दिस लिस्ट represent the row number 1 and this list represent the row number 2. So comma separated आप मल्टीपल लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जितने भी लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे वो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये दिस लिस्ट आप यहाँ पर 1D 2D या 3D एरे क्रिएट कर सकते हैं। In case of this, we have the positive as well as the negative index number. Positive और negative दोनों ही टाइप के इंडेक्स नंबर हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 3 तक, और नेगेटिव इंडेक्स नंबर -1 से लेकर -4 तक। तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर 0 से राइट डायरेक्शन में जाते हैं, और नेगेटिव इंडेक्स नंबर -1 जो लास्ट नंबर के लिए होता है, एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट आइटम तक मूव करता है। And in this case, you can retrieve it by specifying the index number. जो भी इंडेक्स नंबर आप देंगे उसके बेस पे डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। तो आपके पास 1 2 3 4 ये वैल्यूज हैं, और 0 1 0 1 दोनों के ही इंडेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। अब इन आइटम्स को एक्सेस करने के लिए 0 नंबर रो, कॉलम नंबर 0 0 एंड 0 इस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। 0 एंड 1 पहले रो नंबर देन कॉलम नंबर, रो नंबर देन कॉलम नंबर स्पेसिफाई करके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। सिमिलरली इन दिस केस 1 एंड 0, इन दिस केस 1 एंड 1। तो रो नंबर एंड कॉलम नंबर को स्पेसिफाई करके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव डाटा एक्सेस करना है तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी है। तो नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसके लिए -1, इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए -2। तो नेगेटिव इंडेक्स नंबर इसका क्या होगा? -2 -2, इसका क्या होगा? -2 -1, इसके लिए -1 -2, फॉर दिस -1 -1। तो आप नेगेटिव इंडेक्स नंबर यूज करके, आप पॉजिटिव इंडेक्स नंबर यूज करके इस 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का ही यूज करते हैं, बट नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, और इसको यूज करके भी इसके एलिमेंट को रिट्रीव किया जा सकता है। वी कैन यूज दिस स्लैशिंग मेथड, और यहाँ पर 1 कॉलन 4 मीन्स 1 2 3 नंबर पोजीशन, इस पोजीशन पे जो डाटा है उस पोजीशन के डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड in this case it will just stop one position before the this value. Column 4 means starting from 0 and go up to the 3 number index. One column means start from 1 and go up to the last element. 1 4 1 means 1 2 and 3. 1 4 2 means valid index is 1 2 3, but in this case after the 1 it will jump to the 3 number index. So in this case we have specified step as 2. तो इस केस में स्टेप 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बट इस केस में 1 के बाद डायरेक्टली थर्ड नंबर वैल्यू के ऊपर जंप कर जाएगा। इन दिस केस द
वैलिड वैल्यूज इज 3, 2, 1। रिवर्स ऑर्डर में डाटा जनरेट यहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली इन दिस केस -1 एंड -2 with a step of -1। तो अकॉर्डिंगली -1 और -2 नंबर पोजीशन के वैल्यूज को आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो दिस इज द एरे एंड दिस इज द इंडेक्स नंबर, जो भी हमने देखा उसके बेस पर डाटा को यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं। सो 1 कॉलन 4 मीन्स 1, 2 और 3 नंबर पोजीशन का डाटा। सो 1, 2 और 3 नंबर पोजीशन का डाटा, दैट इज 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। कॉलन 4 मीन्स 0, 1, 2 और 3 नंबर पोजीशन का डाटा। तो 0, 1, 2 नंबर और 3 नंबर पोजीशन का डाटा मीन्स 1, 2, 3, 4। 1 कॉलन मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू 3 नंबर इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर ही लास्ट इंडेक्स है तो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट तक स्टॉप हो जाएगा। वी गेट 2, 3 एंड 4। A column means all the elements 0, 1, 2 and 3। जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को कर लेना है। तो आप ए कॉलम भी लिख सकते हैं और सिंपली ए भी लिखेंगे तो भी सारे एलिमेंट रिट्रीव हो जाते हैं। तो सिंपली कॉलम मीन्स ऑल द एलिमेंट्स। तो 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे जितना भी डाटा है वो सारा एलिमेंट यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा। 1 कॉलन 4 कॉलन 1, तो 1, 2 एंड 3 नंबर पोजीशन। तो अकॉर्डिंगली वी गेट 2, 3 एंड 4, क्योंकि 1, 2, 3 पोजीशन पर 2, 3, 4 डाटा ही एग्जिस्ट करता है। 1 colon 4 colon 2, so in this case valid is 2, 1, 2, 3। So after the 1 it will jump to the 3 number position। So after the 1 it will jump to the 3 number position। So 2 and then 4। So 2 और 4 यहाँ पर रिट्रीव होगा। 3 colon 0 colon -1, so in this case 3, 2, 1। So 3 number index, 2 number index and 1 number। So 3 number index, then 2 number, then 1 number। So 4, 3, 2 रिवर्स ऑर्डर में डाटा हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली इन दिस केस हमने नेगेटिव इंडेक्स यूज किया है, तो -1 और -2 नंबर पोजीशन पे जो डाटा है दैट इज 4 एंड 3। यानी कि अगर आपके पास एक एरे है, ये ए एरे है और इस डाटा का रिवर्स हमें निकालना है, तो हमने जैसे स्ट्रिंग को रिवर्स किया था सेम वैसे ही एरे को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो कॉलन कॉलन -1, तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एंड गो अप टू द फर्स्ट आइटम। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट फ्रॉम द 4 कॉलन गो अप टू द फर्स्ट आइटम विथ अ इंडेक्स ऑफ -1, इस केस में भी रिवर्स आइटम जनरेट हो जाता है। और सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्स को लिखना है तो -1 कॉलन go up to the -4 with -1, इस केस में भी रिवर्स हो जाता है। बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे। सिमिलरली इन दिस केस अभी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी हमें डाटा को रिट्रीव करना है। तो इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के केस में सेम मेथड को हम यूज कर रहे हैं। 1 column 4, तो रो नंबर 1 and column number 1, 2 and 3। So this is the row number, this is the column number। तो रो नंबर 1 and column number 1, 2, 3, column number 1, 2, 3 and row number 1। So 7, 8 and 9। In this case row number 1 and column number 0, 1, 2 and 3। Accordingly 6, 7, 8, 9। In this case row number is 1 and column number is 1, 2, 3, 4 and 5। No, up to 4। कॉलम नंबर 4 तक ही जा रहा है।
तो रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 2 3 4, तो अकॉर्डिंगली 7 8 9 10 जितनी भी वैल्यूज रो नंबर 1 में है, इस पोजीशन से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज रिट्रीव हो रही है। इन दिस केस रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0 1 2 3 4, तो सारा डाटा अब स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 एंड गो अप टू द 10 सारी वैल्यूज यहाँ पर रिट्रीव हो जाएंगी। In this case again row number 1 and column number is 1 2 and 3. So column number 1 2 and 3 और रो नंबर 1 तो अकॉर्डिंगली 7 8 9 यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा। In this case row number 1 and column is 1 and then 3. So number 1 पे column number 1 and column number 3, तो 7 और 9. In this case, row number 1 and column is 3, 2, 1. So 3, 2, 1. So 9, 8 and 7. Reverse order में डाटा हम रिट्रीव पा रहे हैं। In this case again, row number 1 and column is -1 and -2. So -1 कॉलम नंबर आपका ये है और -2 ये, -3, -4 and -5. सो -1 और -2 कॉलम नंबर पे जो डाटा है रो नंबर 1 पे वो है 10 एंड 9। इन दिस केस रो नंबर इज 0 एंड 1, कॉलम इज 0 एंड 1। तो 0 1 रो नंबर कॉलम नंबर और रो भी 0 1 है और कॉलम भी 0 1 है। तो अकॉर्डिंगली ये जो डाटा है ये डाटा कंप्लीट यहाँ पर 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में रिट्रीव हो गया। सिमिलरली हम एम्प्टी मैट्रिक्स, वंस मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले इसको समझ लें फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब भी आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डायमेंशन 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 रोज एंड कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, और आपने यहाँ डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया, डेट इज इंटीजर। तो एम्प्टी के केस में आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो जा रहा है, बट इन दिस केस वी हैव अ गार्बेज डाटा। दिस इज द गार्बेज डाटा। सो इसके अंदर आपके पास गार्बेज डाटा होता है। सो दिस इज एक्चुअली अनइनिशियलाइज्ड एरे। इन केस ऑफ वंस एरे क्रिएट हो रहा है बट ऑल द वैल्यूज आर फिल्ड विथ 1। So all the values are assigned with 1, initialized with 1. In case of 0, all the values are initialized with 0. तो इसमें भी हमने डायमेंशन स्पेसिफाई किया है और इस डायमेंशन का जो एरे है वो अकॉर्डिंगली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो एम्प्टी एरे तो नहीं क्रिएट करना पड़ता है। तो जब भी आपको एरे की ज़रूरत पड़ती है तो या तो आप वंस वाले एरे क्रिएट करते हैं या जीरोस वाले एरे क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं उसके एलिमेंट को कैसे रिट्रीव करेंगे। एरे एक फंक्शन है तो फंक्शन में ही सारा डाटा पास ऑन करना है। अब इस डाटा को पास करने के लिए m1 एक मैट्रिक्स नंबर 1 हो गया और दूसरा ये मैट्रिक्स नंबर 2 है।
अब दोनों ही मैट्रिक्स के बेस पर अब हम यहाँ एरे क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द M1 एंड दिस इज द M2। टू मैट्रिसेस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है M के। अब इसमें एलिमेंट को रिट्रीव करना है। तो अगर हम इसे देखें तो डाटा किस टाइप से है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक मैट्रिक्स है और नेक्स्ट मैट्रिक्स है 11 12 13 14 15 एंड 16। कंप्लीट डाटा इस M में स्टोर है। दिस इज द M। ये हमारा मैट्रिक्स है एंड दिस इज द मैट्रिक्स नंबर 1 एंड दिस इज द मैट्रिक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा। इस मैट्रिक्स का भी ये रो नंबर है 0 1 0 1 2 and in this case also 0 1 0 1 and 2। सो सिंपली अगर हम M लिखते हैं तो सारा मैट्रिक्स हमारे पास एक्सेस हो जाता है और 0 स्पेसिफाई किया हमने तो 0 नंबर मैट्रिक्स को हम रिट्रीव कर पा रहे हैं और 1 स्पेसिफाई किया हमने तो 1 नंबर मैट्रिक्स हमारा रिट्रीव हो जा रहा है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको रिट्रीव करना है आप सिंपली 0 या 1 के बेस पर वो 0 या 1 को रिट्रीव आपने कर लिया। सिमिलरली 0 कॉमा 1 0 कॉमा 1 तो 0 कॉमा 1 के अंदर 4 5 एंड 6 तो 0 number matrix and within the 0 number matrix 1 number row, within the 0 number matrix 1 number row, 0 1 2 this is the 6। अब इस केस में देखिए वैल्यूज कैसे रिट्रीव हो रही हैं। So first is this matrix, then row number and then column number। तो अगर हमने लिखा M 0 1 2 सो इस केस में 0 number matrix this one, 1 number row this one, 2 number column this one। तो अकॉर्डिंग 0 1 2 में 6 नंबर वैल्यू हम रिट्रीव कर पा रहे हैं इस पर। अब हमें ये वैल्यू रिट्रीव करना है 14 15 16। सो इन इस केस हमारे पास 6 आया। अब हमें रिट्रीव करना है 14 15 और 16। ये रिट्रीव करने के लिए हम क्या लिखें 14 15 16 किस मैट्रिक्स के अंदर है 1 नंबर मैट्रिक्स में 1 किस रो में है 1 नंबर। कॉलम्स कौन से हैं सारे कॉलम्स हैं। तो अगर सारे कॉलम्स हैं तो कॉलम नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं 0 1 सो दिस इज मैट्रिक्स नंबर 2। दिस इज रो नंबर एंड दिस इज कॉलम नंबर। अब हम इसको देखते हैं रन करके M1 1 this 0 column।
14, 15 एंड 16। वन नंबर मैट्रिक्स, उसके अंदर वन नंबर रो और उसमें ऑल द कॉलम्स। तो अगर इस केस में हम सिंपली वन कॉलम वन भी लिखते हैं तो भी सेम वैल्यूज हमें मिलेंगे। इसमें अगर हम वन कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो भी सेम वैल्यूज हमें मिलेंगी। मीन्स ऑल द कॉलम्स ऑफ वन नंबर रो ऑफ वन नंबर मैट्रिक्स। अब हमें इस केस में रिट्रीव करना है ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। अब हम रिट्रीव करना चाहते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 5 एंड 6 ये वैल्यूज रिट्रीव करना है। तो ये कहाँ पर अवेलेबल है? मैट्रिक्स नंबर 0, रो नंबर 0 एंड 1 एंड कॉलम नंबर 1 एंड 2। तो ये हम यहाँ पर कैसे स्पेसिफाई करेंगे? मैट्रिक्स नंबर 0, रो नंबर 0 एंड 1, so this is 0 column 2 and column number 1 and 2, it's 1 column 3, 2, 3, 5, 6। अब नेक्स्ट इसमें है हमें रिट्रीव करना है 11, 12, 14, 15। ये कैसे रिट्रीव होगा? मैट्रिक्स नंबर 1, रो नंबर 0 एंड 1, कॉलम नंबर 0 एंड 1। तो जैसे अभी हमने लिखा सेम ऐसे इसको भी लिख करके रिट्रीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अब हम रिट्रीव करना चाहते हैं 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16। सो ये भी डाटा रिट्रीव करना है और ये भी डाटा रिट्रीव करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? इसमें मैट्रिक्स क्या होगा? 0 एंड 1, रो नंबर क्या है? 0 एंड 1, कॉलम नंबर क्या है? 1 एंड 2। So let me write the expression for this now. Matrix 0 column 1, row number 0 column 1, not 0, 0 column 2, 0 column 2, ये भी 1 column 3। So 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16 इन वैल्यूज को हम रिट्रीव कर पा रहे हैं। So main syntax is matrix, then row, then column। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछे। Okay, no query from anyone here. So now I want to retrieve 1, 4, 3, 6, 11, 14, 13, 16 ये रिट्रीव करना है। इसके लिए बताइए क्या होगा?
ये मैट्रिक्स कौन से हैं? 0 1, रो क्या है? 0 1, कॉलम क्या है? 0 एंड 2। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा वो अभी आप बताइए। जीरो टू, रो नंबर 02, कॉलम नंबर 03, कॉलन 2, 0 कॉलन 3, कॉलन 2। So 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14 and 16. We are able to retrieve all the value by using this method. सिमिलरली आप यहाँ पर एम्प्टी वंस और जीरो के मैट्रिक्सेस क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल इन द numpy, zeros, ones and empty. Next is what is the aggregate function and how it can be used. अब एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें ये कंसेप्ट एक्सेस का कंसेप्ट समझना जरूरी है। So in case of a one dimensional array, we have only 0. 0 represent the columns. And in case of a 2D array, 0 represent the columns and 1 represent the row. Row wise. 0 means column wise. कॉलम वाइज और रो वाइज का कंसेप्ट क्या है ये अब हम समझते हैं। उससे पहले व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीगेट एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट आर अवेलेबल? सम, प्रोडक्ट, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम। ये तो बाय नेम क्लियर है। सम के केस में सभी वैल्यूज का सम हो जाएगा, प्रोडक्ट के केस में सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाएगा, और मीन में सम डिवाइड बाय काउंट। मैक्सिमम और मिनिमम में सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती है, और मीडियन के केस में जो मिडल वैल्यू है वो हमें मिल जाता है। सो अगर आपके पास ये एक डाटा है 10, 20, 30, 40, तो इस केस में अगर हम देखें तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है? 10, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 40। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ARG मीन एंड ARG मैक्स? अगर आप ARG मीन करते हैं इट मीन्स 0, और ARG मैक्स फंक्शन यूज करते हैं इसका मतलब है 3, 0, 1, 2, 3. So ARG max will give you the index number where the minimum value exists, and 3 represent the argument or the index number where the maximum value exists. तो सबसे मिनिमम पोजीशन और सबसे मैक्सिमम पोजीशन आप ARG min और ARG max के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज द टू स्टैटिस्टिकल फंक्शन अवेलेबल है, और इसे भी हम अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं एक्सेस को कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक एरे है हमारे पास, एक ये वन डायमेंशनल एरे है और ये टू डायमेंशनल एरेज हमारे पास हैं। सो इफ यू यूज दिस np डॉट सम, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कैलकुलेट होकर के हमें यहाँ पर मिल गया। तो np डॉट सम मीन्स सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। सिमिलरली ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इस केस में भी अगर हम सम फंक्शन का यूज करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सभी एलिमेंट का सम अगर हम करें तो 21 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर हम लिखते हैं A2, 0, 0 मीन्स this is the axis 0, axis equal to 0, and 0 means row wise,
एक्सिस 0 मीन्स रो वाइज, तो हमें रो वाइज सम कैलकुलेट करना है। सो इस रो का सम 1 + 2 + 3 6, नो 0 मीन्स कॉलम वाइज। 2 डायमेंशनल में 0 का मतलब है कॉलम्स, 0 मीन्स कॉलम्स। दिस इज column wise. So in this case, first column, second column, third column. So 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9. तो 5, 7 और 9 रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप एक्सिस 1 करते हैं एंड 1 मीन्स रो वाइज, तो हर रो का सम 6 और इस केस में 15, तो अकॉर्डिंगली 6 और 15 हमारे पास मिल जाता है। तो अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फॉर्म में डाटा है, आप रो वाइज या कॉलम वाइज सम करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आप यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इस केस में भी हमने 0 और 1 स्पेसिफाई किया है। सिंपली सम मीन्स सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, दैट इज 45। लेकिन 0 मीन्स कॉलम वाइज, दिस इज द कॉलम वाइज। दिस इज 12, 15, 18 और रो वाइज 6, 15, 24। सेम वैसे ही प्रोडक्ट फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सम में सारी वैल्यूज का सम हुआ है, ऐसे ही प्रोडक्ट में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर के आपको डाटा मिल जाती है। तो अगर आप इनको प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है और रो वाइज और कॉलम वाइज भी प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 720 मीन्स 1 2 3 4 5 6 सभी वैल्यू को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो अकॉर्डिंगली 720 है। और 0 मीन्स कॉलम वाइज एंड 1 मीन्स रो वाइज। So column wise 1 into 4, 2 into 5, 3 into 6। और ऐसे ही रो वाइज किया तो 1 into 2 into 3 it is 6, 4 into 5 20, 20 into 6 120। तो रो वाइज या कॉलम वाइज प्रोडक्ट करना हो तो हम प्रोडक्ट में यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली मैक्स फंक्शन है। मैक्स में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट हमने कर लिया। इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बट अगर हम यहाँ पर कॉलम वाइज स्पेसिफाई करते हैं या रो वाइज स्पेसिफाई करते हैं, सो कॉलम वाइज में which one is maximum 4, in this case 5, in this case 6, 4 5 6। In case of a row wise, maximum is 3, maximum is this 6। सेम वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू 9 है और रो वाइज अगर हम करें तो मैक्सिमम 3, 6 और 9, और कॉलम वाइज करें तो 7 8 और 9। जो भी मैट्रिक्स में डाटा है उसके बेस पर यहाँ पर रो वाइज और कॉलम वाइज मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप मिनिमम फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ARG मैक्स। इस केस में अगर हम देखें तो इंडेक्स नंबर क्या है इसका 0 1 2 3 और 4। तो ARG मैक्स में मैंने आपको बताया था जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसका इंडेक्स नंबर ही प्रोवाइड कर देगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस 5 और ये किस पोजीशन पर है, 4th नंबर पोजीशन पर। अकॉर्डिंगली इंडेक्स नंबर यहाँ मिल गया। सिमिलरली इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 और ये किस पोजीशन पर है 0 1 2 3 4 और 5। तो 5 नंबर पोजीशन। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये रो वाइज काउंटिंग कॉन्टिन्यूस वे में चलती है। सिमिलरली अगर आपने इसे कॉलम वाइज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दिस कॉलम
maximum in this column, the maximum is 4 and it is available at 0 and 1. तो 1 नंबर पोजीशन, तो सभी में मैक्सिमम वैल्यू नीचे की तरफ है, इसलिए 1 1 1 शो कर रहा है। और रो वाइज के केस में इस रो का मैक्सिमम वैल्यू है 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो 0 1 2, तो 2 एंड 2 दोनों में ही 2 नंबर इंडेक्स पे ये डाटा एग्जिस्ट करता है, तो 2 2 यहाँ पर शो कर रहा है। सिमिलरली इस केस में भी ये सारी मैक्सिमम वैल्यू लास्ट इंडेक्स में है, इसलिए 2 2 सभी केस में रिजल्ट आएगा। तो ARG मैक्स का यूज क्या है, मैट्रिक्स के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और किस पोजीशन पर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली मीन का भी यूज किया जा सकता है, मीन मीन्स एवरेज ऑफ द वैल्यू, तो आप यहाँ पर भी रो वाइज और कॉलम वाइज मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज रो वाइज। मीन इज जस्ट add all the values and divide by the count according to 3.0. Similar to the ARG max, हमारे पास ARG min फंक्शन भी है और इसको भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दिस मीडियन फंक्शन। मीडियन के केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो मीडियन इस केस में मिडल वैल्यू इज 3, लेकिन इस केस में कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर 5 वैल्यूज हैं तो मिडल वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाती है और जो भी मिडल पोजीशन पर है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अकॉर्डिंगली इस केस में 3 आया। बस अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो इसका मिडल क्या होगा, एवरेज ऑफ दिस टू वैल्यूज, दैट इज 3. तो अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो मिडल वैल्यूज मिल जाते हैं, बट अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो मिडल की दो वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करके हम यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मीडियन फंक्शन ये कैलकुलेशन खुद ही हमारे लिए कर देता है। तो दिस इज अगेन कॉलम वाइज एंड रो वाइज। तो मीडियन के केस में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज और इवन नंबर ऑफ वैल्यूज में डिफरेंट वेज में मिडिल पोजीशन कैलकुलेट होती है। सिमिलरली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी अवेलेबल है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशनशिप देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस इज जस्ट help us to know the spread of the data from the median position। तो मीडियन पोजीशन से इस डाटा का जो स्प्रेड है इसको चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, उसको हम यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 डायमेंशनल के केस में 1 2 3 4 5 है, तो इसका वेरिएंस 2 है, और अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ द 2, सो अकॉर्डिंगली 1.41414। तो प्रीवियस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये 41 शो कर रहा है, यानी कि मिडिल वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट हेल्प अस टू नो व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन ऑफ द वैल्यू। मीन से कितने डिस्टेंस पे बाकी का डाटा स्प्रेड कर रहा है। तो दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉर्मली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेंटर मीन डाटा है। तो इस मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे ये डाटा एग्जिस्ट करता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें हेल्प कर सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बट मैक्सिमम डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। मीन्स मिडल पोजीशन पर मैक्सिमम डाटा एग्जिस्ट करता है। सो विद इन द 1 डेविएशन दिस इज द -1 एंड द +1 पोजीशन, यानी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से लेकर -1 के बीच में यहाँ पर 67% डाटा एग्जिस्ट करता है।
तो कोई भी सैंपल डाटा आप ले लीजिए, क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिक्स के हैं वो तो इसे बेटर समझ पाएंगे। जो भी डाटा है उसमें वन डेविएशन के रेंज में 67% डाटा आपका एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट मैटर है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नॉर्मलाइज डाटा को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज दिस ए रेंज फंक्शन। हमने पहले भी देखा रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन का यूज करके हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इट विल हेल्प अस टू जनरेट द इंटीजर सीक्वेंस नंबर ओनली। इस केस में हम 1 2 3 4 5 इस टाइप के डाटा जनरेट कर सकते हैं। 1 3 5 7 9 किसी भी पैटर्न पे डाटा जनरेट कर सकते हैं, बट 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस टाइप के फ्रैक्शनल डाटा जनरेट नहीं कर सकते। So if you want to generate such type of fractional data, you can take the help of arange function. arange function का भी यूज करने का मेथड सेम है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू, और अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज यहाँ जनरेट किया जा सकता है। तो arange फंक्शन में you can use a range, और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं 1:11,1, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 अप टू द 10 जनरेट कर देगा। बट इन दिस केस अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट करना है तो आप फ्रैक्शनल वैल्यूज भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक दिस, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 इस टाइप से अप टू द 10 हम डाटा जनरेट कर सकते हैं। ए रेंज में फ्रैक्शनल सीक्वेंस भी जनरेट किया जा सकता है। तो इन दिस केस ए रेंज 4, तो 4 के केस में 0 1 2 3 ये 4 वैल्यूज जनरेट हो गई, एंड बाय यूजिंग द रीसेप, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल डाटा जनरेट हुआ और इसको हमने रीसेप से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। सो रीसेप फंक्शन हेल्प अस टू convert a one-dimensional data into the two-dimensional structures. In case of this, A range 4, 10. So 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 के सीक्वेंस में डाटा जनरेट हो रहा है। 4, 20, 3. So 3 स्टेप वैल्यू के बेस पर 4, 7, 10, 13, 16 और 19 सारी वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। 1 2 0.1, तो इस केस में 1 से लेकर 2 के बीच में 0.1 के डिफरेंस में सारी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। तो ये रेंज फंक्शन फ्रैक्शनल डाटा जनरेट करने में हेल्प करता है, एंड दिस फंक्शन इज सिमिलर टू द रेंज बट able to generate a fractional sequences also. And last slide of the today is this random numbers. ये लास्ट स्लाइड है आज का। रैंडम नंबर्स के बेस पर ये NumPy में अगर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो इसमें रैंडम फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो रैंडम फंक्शन में ये कोई भी नंबर विद इन द रेंज ऑफ 0 to 1 जनरेट हो जाता है। तो रैंडम नंबर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है अगर जैसे क्वेश्चन पेपर को हमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम कोई गेम थ्योरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि NumPy के बेस पर बहुत सारे गेम्स में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। ऐसे केसेस में हम इन फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो रैंड फंक्शन इज एबल टू जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 1, 0 से 1 के बीच में जनरेट करता है। बट अगर आपको इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो रैंडम के अंदर आपके पास रैंड फंक्शन भी अवेलेबल है। इसकी हेल्प से आप इंटीजर रैंडम नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस केस में 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। इस केस में फ्रैक्शनल रैंडम नंबर, इस केस में इंटीजर रैंडम नंबर, और इस केस में जो नंबर आपने स्पेसिफाई कर दिया इन वैल्यूज में से ही एक रैंडम नंबर चूज करके ये आपको दे देगा। तो जो वैल्यूज आपने स्पेसिफाई किया है उसी में से एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट करना है तो चॉइस फंक्शन की हेल्प ली जा सकती है। इन केस ऑफ दिस 3 डिफरेंट मेथड्स हो गए,
फ्रैक्शनल, इंटेजर विद इन द गिवन रेंज, और यहाँ पर जो फिक्स वैल्यूज हमने स्पेसिफाई की हैं, जो लिस्ट स्पेसिफाई किया है, उसी लिस्ट में से एक वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो सिंगल इंटीजर वैल्यू जनरेट करने के लिए है, और इन वैल्यूज के बेस पे अगर एरे जनरेट करना है तो आप रैंड इंट को साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो विद इन द रेंज ऑफ 1 to 100 हमें 2/3 डायमेंशन का रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो दिस इज द 2/3, 2 rows and 3 columns, 2 rows and 3 columns हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। दिस इज 2x3। सिमिलरली रैंड फंक्शन में तो ये 2/3 का साइज हमने स्पेसिफाई किया। इसमें 100 किया क्योंकि हमें 1 से लेकर 100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना था, बट रैंड में तो 0 से 1 के बीच में ही जनरेट होता है, तो सिंपली वी हैव टू स्पेसिफाई द साइज ओनली। तो यहाँ पर 2x3 डायमेंशन का फ्रैक्शनल इंटीजर नंबर जनरेट, फ्रैक्शनल एरे जनरेट हो गया। सिमिलरली ये हमारा चॉइस का जो नंबर है, इस नंबर्स के बेस पर हम 2/3 का अगर एरे मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो दिस रैंडम नंबर हेल्प अस इन गेमिंग थ्योरी। गेमिंग थ्योरी पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो नमपाई एरे के इन पर्टिकुलर फंक्शंस पर आपको वर्क करना होगा। तो दिस इज द today's content: random number, arrange function, aggregate functions, this is the important functions, main is the median, max and min. Similarly, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके डाटा को कैसे एक्सेस किया जाता है, किया जा सकता है, वो समझना ज़रूरी है। इस स्लाइड पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को कैसे समझना है वो गिवन नहीं है, बट मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश यहाँ किया है।